नमस्कार। देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया का सपना क्लीन इंडिया यानी स्वच्छ भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और कैशलेस इंडिया, लेस कैशलेस इंडिया के आगे की छलांग है। ये संकल्प है 2022 में जब भारत अपनी आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब से लेकर आज तक के सफर में भारत में विकास की जो परिभाषा रही है, जो अंतर रहा है, जो भारत और इंडिया को दूर करता रहा है, उस दूरी को पाटने का सफर तय करेगी और उसको पाटते हुए एक न्यू इंडिया का संकल्प लिया गया है। इस न्यू इंडिया के संकल्प में क्या है वो चुनौतियां जिन्हें दूर करने की जरूरत होगी और इन्हें दूर करेगी सरकार अपनी योजनाओं से उन अवसरों को प्रदान करके, उस खासकर उस तबके को जो हाशिए पे खड़ा है, क्योंकि उसको शायद रियायत और राहत की जरूरत नहीं है, उसको आज की तारीख में अवसरों की जरूरत है। आज चर्चा में हम इन्हीं चुनौतियों की बात करेंगे और इन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, जो इन चुनौतियों की भी चर्चा करेंगे और अभी तक मौजूदा सरकार ने क्या हासिल किया है। लगभग 3 साल पूरे होने जा रहे हैं मई में। इस 3 साल के सफर में इस तबके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योजनाओं का क्या असर दिखाई दे रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ रहेगी जनता, जिसमें युवा भी हमारे साथ हैं, क्योंकि लगातार बात हो रही है कि इन युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ये भी एक बड़ी चुनौती है और कितना कामयाब हुई है ये सरकार अभी तक, इस पर बात करेंगे। इनके सवाल होंगे, वो भी आपके सामने रखेंगे। चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपका तारुफ करा दूं अपने तमाम मेहमानों से। मेरी दाईं तरफ है नरेंद्र तनेजा जी हैं, अर्थशास्त्री, आपका स्वागत है नरेंद्र जी। डॉक्टर महेश चंद मिश्रा जी हैं, जो पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स में। मधु कीश्वर हैं, प्रोफेसर हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं, मुखर रही हैं, महिलाओं के मुद्दों पर लगातार बात करती रही हैं। ये रखेंगी उन मुद्दों को और रखेंगे उन चुनौतियों को भी जो सरकार के सामने है जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है। मेरी बाईं तरफ है डॉक्टर पीएस राणा हैं, जो हुडको में पूर्व सीएमडी थे, और वरिष्ठ पत्रकार हैं रामकृपाल सिंह, जो बात करेंगे मौजूदा सरकार को 2014 में लोकसभा चुनाव में जो बड़ा बहुमत मिला और हाल ही में 5 राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और सरकार को जो बढ़त मिली है, कितना असर दिखाई देगा तमाम उन नीतियों में जब वो उसे पूरा करने के लिए धरातल पे उतरेंगी। और राज्यों के साथ भी सामंजस्य की जरूरत है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे, ऐसे क्षेत्र हैं जो राज्य तक ही सीमित हैं, तो उसको लेकर कैसे एक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा की जाएगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया का जो संकल्प रखा है उसमें कहा क्या है। मैं आपके सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया का मंत्र भारत के निर्माण की नई सोच है। ये सोच हाशिए पर खड़े उस दीनहीन स्थिति में अंतिम पंक्ति के उस व्यक्ति को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की ओर इशारा करती है, तो वहीं ये सोच मध्यम वर्ग पर कर के बोझ को कम करने का रास्ता भी साफ कर सकती है। समाज के गरीब तबके को ज्यादा अवसर प्रदान करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों के रूप में सामने आ सकती है। न्यू इंडिया 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। अभूतपूर्व रूप से जागरूक महिला समूहों का सपनों का न्यू इंडिया। ऐसा न्यू इंडिया जो देश के गरीबों में कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। निसंदेह पिछले 2.5 साल में केंद्र सरकार ने विकास के साथ जन कल्याण की तमाम योजनाएं शुरू की हैं। उनमें से कुछ अमल के स्तर पर प्रभावी भी सिद्ध हुई हैं, लेकिन अपेक्षित संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी संकेत है चुनी हुई सरकारों से उनकी उम्मीदों का। ये चाह है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की, रोजगार के अवसर की और समान अधिकारों की। देश का युवा अपने लिए स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया से आगे की उड़ान का इंतजार कर रहा है, और यही उड़ान है नए भारत यानी न्यू इंडिया का नया सपना।
और केंद्र सरकार का नया सपना इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करती रही है हमेशा से केंद्र सरकार। बात शुरुआत करेंगे तनेजा जी आपसे। जिस नए भारत के सपने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें युवाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी दोनों की उन्होंने जिक्र भी करा, बात की। क्या आपको लगता है इस न्यू इंडिया के सपने में युवाओं के लिए क्या रहेगा? नहीं, मुझे लगता है जैसा प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया और हमारे यहाँ जो युवा साथी बैठे हैं उस चीज को हमसे बेहतर समझते हैं, वो इंडिया जो ये लोग चाहते हैं, वो इंडिया जिसके अंदर इनके लिए अपॉर्चुनिटीज हो, अवसर हो, और जिसके अंदर भेदभाव ना हो। जिस तरह ये बात ना हो कि आप महिला हो गए तो आपको 90% वैसे ही आप एक तरह से पिछड़ गए सिर्फ इसलिए कि आप लड़की पैदा हो गए, या आपको जो एजुकेशन में आप डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं, घर पे किए जाते हैं, समाज में जाते हैं वहां करे जाते हैं। अच्छा, युवा हैं आप, अब होता क्या, हमारी सोच क्या बना दी हम लोगों ने, हमने इन युवाओं की सोच ये बना दी, आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री किसी तरह हासिल कर ली, उसके बाद सरकार की तरफ ताक रहे हैं, नौकरी दो, नहीं मिलेगा तो हड़ताल करो, उस पर आके राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। पूरी कोशिश क्या, प्रधानमंत्री के मैसेज को ध्यान, उनकी ये कहना है कि अवसर पैदा करना, इस तरह का देश में माहौल बनाना कि जहां नौकरी है सरकार की करो, आगे आओ, आपकी जो अपनी प्रतिभा है, ऐसी प्रतिभा उसको जो है आकर के एक्सप्लॉइट करो, उसको आगे बढ़ाओ, अपने लिए भी रोजगार पैदा करो, 10 लोगों और के लिए भी करो। और ये खाली शहरों में ना हो, गांव के अंदर भी हो। पूरा फोकस अगर आप देखिए तो रूरल इकोनॉमी पे है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उसको कैसे बनाया जाए। वो दिन कब आएगा जब दिल्ली के लोग यूपी के किसी छोटे गांव में नौकरी करने के लिए जाएंगे या नौकरी ढूंढने के लिए जाएंगे। भले ही दिल्ली के लोग ना जाए, नरेंद्र तनेजा जी, कम से कम यूपी, बिहार और तमाम छोटे राज्यों के लोग अपने राज्यों में रह के नौकरी कर सके, ये सुनिश्चित हो सके। दूसरा, अब मैं स्विट्जरलैंड में जाता हूँ, वो नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी, पूरी दुनिया में नेस्ले दिखती है, उसका स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव में ग्लोबल हेडक्वार्टर है, गांव में, पूरी दुनिया का ऑफिस है गांव में। ये नहीं कि गांव वालों को हर जो हमेशा शहर में भागना पड़े। अच्छा, दूसरी बात जो विमेन एम्पावरमेंट की बात है, लोग समझते हैं, हमारे यहाँ बैठी हैं लड़कियां उस बात को समझती हैं, मधु जी एक जमाने से उस पर काम कर रही हैं, आप इतने समय से उस पर काम कर रही हैं। अब ये सोचिए कि 2017 में जाकर के हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को इसलिए लड़ना पड़े कि हमें अधिकार दे दो। आप अंदाज लगाइए, हम बात करते हैं भारत को महाशक्ति बना देंगे। तो ये चीजें प्रधानमंत्री उठा, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये 2022 की बात हो रही है, ये 2019 की बात नहीं हो रही। अच्छा, दूसरी जो बात आती है किसान, हम अभी तक के अगर 3 साल को देखें नरेंद्र जी, तो इससे आगे क्या? देखिए, अगर 3 साल के अगर उठा करके देखते हैं तो देखिए जो फाउंडेशन लगाई गई है, हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री किन मूलभूत चीजों की बात कर रहे हैं। शौचालय की बात कर रहे हैं, लाल किले से खड़े होकर के, वहां कोई बड़ी अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहे हैं, बार बार जो है स्वच्छता की बात कर रहे हैं, बेसिक जो है बात कर रहे हैं, महिलाओं के बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं। आप अंदाज लगाइए कि आज से 3 साल पहले तक, मैं कोई राजनीति बात यह नहीं करना चाहता, मैं एक स्वतंत्र अर्थशास्त्री के रूप में बैठा हूं, आप अंदाज लगाइए आज से 3 साल पहले तक 67% हमारे देश के लोगों का बैंक में अकाउंट नहीं था, चाहे वो लड़की, महिला, आदमी, इस बैंक अकाउंट नहीं था। आप सोचिए, इससे बड़ा कोई अपार्थाइड या इससे बड़ा कोई भेदभाव हो सकता है कि आपका अकाउंट जैसी चीज नहीं है जो आपका फंडामेंटल राइट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, बिजली का आप उठा करके ऊर्जा को देखिए, ऊर्जा ना हो तो व्यक्ति यूं गिर पड़ता है। डॉक्टर मिश्रा यहाँ बैठे हैं, मुझसे बेहतर समझाएंगे ये चीज। अगर बिना ऊर्जा के उत्तर प्रदेश जैसा 22 करोड़ की आबादी, आज की तारीख में मात्र 10,000 मेगावाट बिजली, और दिल्ली जहां 2 करोड़ लोग रहते हैं वहां पे 6,500 मेगावाट बिजली। आप दिल्ली और उत्तर प्रदेश आपस में डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, इतना भेदभाव। तो किस तरह का भारत हम बना रहे हैं? तो ये जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं न्यू इंडिया का यही मतलब है, ऐसा इंडिया सबसे पहले जहां भेदभाव खत्म हो जाए। दूसरी बात, जो किसान और गरीब के साथ जो उसको कुचला जाता है उसको रोका जा सके, और जो देश की 50% शक्ति है जिसको हम महिला शक्ति बोलते हैं, वो अपना अधिकार उनको मिले और अब जो अपॉर्चुनिटी उसी हिसाब से मिले, जिससे बराबर में खड़े होकर के ये नया इंडिया को ये लोग बना सके। डॉक्टर मिश्रा, गरीबों के हकों की बात की है, उस हकों में एक बहुत बड़ा हक स्वास्थ्य का भी है। तमाम गांव में, ग्रामीण भारत में अगर हम जाते हैं तो जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो लगभग चरमराती हुई दिखाई देती हैं। कुछ वैसी ही सूरत स्वास्थ्य सुविधाओं की है जो शिक्षा के क्षेत्र में है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं पूछूंगी अभी मधु जी से, लेकिन स्वास्थ्य में हाल ही में अभी 2 दिन पहले ही नेशनल हेल्थ पॉलिसी जारी की गई है जिसमें इस अंतर को खत्म करने का प्रण लिया गया है। क्या आपको लगता है कि इस न्यू इंडिया में जो तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं को लेकर जो एक भेदभाव है वो भी खत्म होगा? नहीं, ये इसमें भेदभाव की उतना बात नहीं है जितनी हमारे को हेल्थ की जब आवश्यकता है, मेडिकल अटेंशन की, तो वो हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, और जब पहुँच जाते हैं तो क्या हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आई थिंक 2 ये बड़े मुद्दे हैं स्वास्थ्य से जुड़े हुए।
और भारत में 130 करोड़ की आबादी आप मान लें अगर आज की तारीख में, कितने लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, कितने लोग कहते हैं कि मैं इंश्योरेंस ले लेता हूं या ले लेती हूं फ्रॉम ए यंग एज, बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, पुरुष के लिए भी, बुजुर्ग के लिए भी। तो जो इसमें कुछ बातें निकल के आई हैं, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ने जो जिसकी घोषणा की है कुछ दिन पहले, जो 2 साल से तैयार हो रही थी, और 2002 के बाद 15 वर्ष बाद एक ये फिर से एक नई इसमें सोच आई है, जिसमें इंश्योरेंस को भी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समावेश करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसमें कुछ टारगेट्स रखे गए हैं कि हमारी इन्फेंट मॉर्टेलिटी, हमारी नियोनेटल मॉर्टेलिटी, हमारी चाइल्ड बिलो 5 ईयर मॉर्टेलिटी कम हो, हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो, उसके बाद हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी कम हो बुजुर्गों के लिए, और दूसरे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अभी हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस से जूझ ही रहे थे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो इन्फेक्शन से नहीं फैलती, जिसमें डायबिटीज एक बड़े जोर शोर से सामने आ रही है, जिसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत जोर शोर से सामने आ रहे हैं, हार्ट डिजीज। सो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स लॉस्ट को कम करने का एक टारगेट रखा गया है। तो मैं समझता हूं कि जो टारगेट रखे गए हैं बहुत एम्बिशियस है। हो सकता है जितने समय में कोशिश की गई है कि इतने में पूरे हो जाएंगे, शायद ना हो। मिश्रा जी, एक तो बात वो है कि उन टारगेट्स को पूरा करना, साथ ही जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन वो जरूरतमंद तक पहुंचे। क्या इसको सुनिश्चित करने के लिए अगर बैंक खातों में, आधार से बैंक खातों को जोड़ा गया, क्या आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा कदम है? इससे आगे की नई तस्वीर सामने आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो आधार पे जोर दिया जा रहा है वो इसीलिए दिया जा रहा है कि आधार भी किसी तरह से हमारे एक हेल्थ आईडी को भी समावेश हो जाए उसमें। तो कम से कम हमें प्रत्येक व्यक्ति का भारत में एक हेल्थ का डेटा, बेसिक डेटा उपलब्ध हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ बीमार हो रहे हैं। बीमार तो एक स्मॉल परसेंटेज ही होती है, लेकिन उसमें भी जो 80% गरीब लोग हैं, जो गांव से भी आते हैं, शहर से भी आते हैं। आज अगर आप देखें कि ऋण, इलाज के लिए ऋण कहां पे लोग ले रहे हैं, तो शहरों में भी ले रहे हैं, गांव में भी ले रहे हैं। अगर शहर, गांव में वो जमीन बेचता है तो शहर में वो मकान बेचता है या इलाज नहीं करा पाता। यही बात हो रही है अभी। मैं भी अगर चाहूं किसी भी एक जो आजकल के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें अपना इलाज खुद अपने खर्चे से कराना चाहूं तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। बड़ी साफ सी बात है ये, क्योंकि उसके लिए तो हमें मानना ये है कि आप हर व्यक्ति तक किस तरह से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को पहुंचा सकते हैं। प्राइमरी पे बहुत जोर है इसमें। सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी है, जो हम इतने दिन से कह भी रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि आज भारत में जो हेल्थ केयर एलोकेशन है बजट में, वो मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे कम है, आज भी कम है। और जो इसमें बढ़ा के बताया गया है 2.5%, वो 1.5 से 2.5 होगी, तो एक बड़ी लीप है ये, लेकिन फिर भी बहुत कम है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बढ़ोतरी उस दिशा में सोच आई है, तो उसको पूरा किया जाएगा। मधु, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जागरूक महिला समूह, जागरूक जो शब्द का इस्तेमाल करा, उसको जो राजनीतिक भागीदारी वोट के माध्यम से भी महिलाओं ने जो पिछले हम 1 दशक में मान सकते हैं दिखाई है, वो ये जताता है कि उनकी उम्मीदें भी अब बढ़ी हैं सरकारों से। क्या आपको लगता है कि महिलाओं की जो उम्मीदें हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान में जब महिलाओं को एक अवसर मिला तो उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी भी की, और ये उनकी अस्मिता से जुड़ा मसला था इसलिए उन्होंने उस पर काम करा, क्या आपको लगता है वो कौन सी चुनौतियां और क्या किए जाने की जरूरत है महिलाओं के संदर्भ से नए भारत में? पहले स्वास्थ्य की, फिर शिक्षा की बात करूंगी, क्योंकि ये बुनियादी स्तंभ हैं किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए। सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे देश में स्वास्थ्य के लिए है, दूषित हवा, दूषित पानी और एब्सेंस ऑफ सैनिटेशन। स्वेज सिस्टम ही नहीं है, और जो है भी स्वेज सिस्टम इतने बेवकूफ कि आप गंद अपना मलमूत्र और फैक्ट्री का गंद आप अपनी पूजनीय नदियों में भेज रहे हैं। हम कहे जा रहे हैं गंगा नमामि, यमुना माता को हम स्वच्छ करेंगे। जब तक आप अपना मैला नहीं फेंकना बंद करेंगे, कैसे ये साफ होंगी नदियां? और जब तक पानी नहीं स्वच्छ मिलता, हवा नहीं स्वच्छ मिलती, तो और साथ में सैनिटेशन का कोई ढंग का प्रबंध नहीं है। ये तो उनकी बात कर रही हूँ जिनके घर से मैला जा रहा है, पर वो देखिए जो नरक में रह रहे हैं आज के दिन, जो गांव और बस्तियों की ने, 1 मिनट लेट मी फिनिश। स्वच्छ भारत मिशन सबसे अहम मिशन
प्रधानमंत्री का, मैं मानती हूँ। और अगर यही हो जाता, इसमें जो कदम होने चाहिए थे सफलता की ओर, वो अभी सफलता की ओर नहीं है। एक मुद्दा बना है 3 सालों में। प्रधानमंत्री के दिल में जो ललक है इसके लिए, उसके बारे में किसी को शक नहीं है। दूसरा जो मुद्दा शिक्षा का, देखिए अगर देश को बढ़ना है तो अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, अच्छे पुलिस ऑफिसर चाहिए, आपको अच्छे वकील चाहिए, सारा जो भी चाहिए शिक्षा ही प्रदान करेगी। और हालत ये है हमारे सरकारी स्कूलों की कि गरीब से गरीब हमारे देश का एक रिक्शा वाला भी है बेचारा गरीब, वो सरकारी स्कूल में न भेज के घटिया से घटिया प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है बच्चे को, अपना पेट काट के भी, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। यूनियनिज्म इतनी है, स्कूल है या टीचर्स हैं। आपने शिक्षा को अगर सुधारना है, सबसे पहले टीचर सुधरेंगे, क्लास में तो जाएं, पढ़ाने के काबिल तो हो, पीट डालते हैं, पढ़ाते नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तक में, जहां मैं जिन कॉलेजेस में मैं पढ़ाई हूँ और मैं जानती हूँ कितनी एब्सेंटिज्म है, गांव के स्कूल की तो बात ही छोड़िए। तो टीचर एब्सेंटिज्म, टीचिंग की क्वालिटी जब तक नहीं सुधरती, और वो नहीं सुधरेगी जब तक ये यूनियनिज्म, छात्रों की यूनियनिज्म और टीचर्स की यूनियन को आप खत्म नहीं करते। ग्रीवांस रिड्रेसल होना अलग बात है, पर यूनियनबाजी का शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्टूडेंट की हो ये बहुत टीचर्स की नहीं है, ग्रीवांस रिड्रेसल की जरूरत है। ये वो तमाम मसले हैं, शिक्षा को सुधारिए तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। डॉक्टर राणा हमारे साथ हैं। डॉक्टर राणा, हाउसिंग फॉर ऑल की बात हो रही है। जब गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की बात होती है तो मकान एक आपको सिक्योरिटी की फीलिंग देता है। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में लगातार सरकार के जो कदम रहे हैं, वो जो नए भारत, न्यू इंडिया की जो कल्पना की जा रही है या जो सपना है उसको पूरा करने की दिशा में, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है? आज से 16-17 साल पहले लैंड की कॉस्ट मकान की कॉस्ट की 10% होती थी। आज लैंड की कॉस्ट 80 से 90% हो गई है। तो ये आर्टिफिशियल स्पेकुलेशन है, ये रियल कॉस्ट नहीं है। लैंड की कॉस्ट बढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है अगर हम इसकी आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट ना करें। आज हमारे 70% लोग अभी भी गांव में हैं, और जो ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शियरी एम्प्लॉयमेंट आएगा तो अर्बनाइजेशन होगा, और जब अर्बनाइजेशन होगा तो हमें अर्बन लैंड एक्सपेंड करना है। और हमें ये कहें कि अर्बन लैंड हमारी स्केर्सिटी है, वो एक मिथ है, वो गवर्नमेंट मोनोपोली की वजह से है। वही मैं और बता रहा लैंड यूज चेंज नहीं करने नहीं, वही मैं देते। बता रहा हूं, अगर आज हम अपने कंट्री की पूरी पॉपुलेशन को भी अर्बनाइज कर दें 100%, तब भी हमें सिर्फ 3.5% लैंड चाहिएगी। तो आपको लगता है कि इसमें एक राजनीतिक इच्छा शक्ति या बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है को पूरा करने में कमी की? इसी को आगे बढ़ाती हूँ डॉक्टर राणा, मैं फिर आपके पास आऊंगी। एक सेकंड में कहूं, तनेजा जी, एक बार बस उनसे, रामकृपाल जी, जब इतना बड़ा बहुमत, चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव को आप कहें या हाल के 5 राज्यों के चुनाव को कहें, चुनाव के नतीजों को अगर हम दरकिनार भी रख दें, एक प्रधानमंत्री की राजनीतिक इच्छा शक्ति और ये तय करना कि गरीबों के लिए, मतलब वो 70% आबादी जो आज तक विकास से दूर रही, विकास के जो बड़े बड़े पैमाने हैं उनमें उनकी गिनती नहीं होती थी, उसको शामिल करना, ये क्या आपको लगता है ये एक बड़ा प्रण है? और मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद ये एक नया चरण शुरू होगा भारत के विकास का? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, नारे या बड़ी बड़ी बातें ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं कही गई थी। एक बेसिक बात यह है, उक्कड़वंतम विश्वमार्यम वसुधैव कुटुंबकम। देखिए, बातें तो बहुत हुई हैं, मोदी जी भी कोई बहुत नई बात नहीं कर रहे हैं। अनटू दिस लास्ट, गांधी जी को किताब दी गई थी, उसे पढ़ करके उस अंतिम व्यक्ति को जोनिसबर्ग में उनको ये हुआ था और लिखा है उन्होंने। तो आज जब मोदी भी कहते हैं वही बात कहते हैं। देखिए फर्क क्या है, इंसान भी जानता है, हम लोग रामचरितमानस बचपन से पढ़ते आए हैं, ऐसा नहीं है। सवाल इस बात का है कि एक बात कही गई थी मार्क्स के बारे में कि अब तक जितने इसके पहले फिलोसफर हुए हैं उन्होंने दुनिया की व्याख्या की थी।
कार्ल मार्क्स पहला आदमी था जिसने कहा कि ये कोई दैवी वो नहीं है, गरीबी किन्हीं कारणों से आई है, वो हटाई जा सकती है। एक कोई नई बात नहीं कही थी, व्याख्या वही थी, लेकिन उसने कहा इसको हटाया जा सकता है। मोदी का और बाकी का फर्क क्या है? गरीबी हटाओ, प्रीपर्स की समाप्ति और राष्ट्रीयकरण, 3 ही नारे दिए गए थे। दुनिया, जनता इतनी है कि बहुत जल्दी भरोसा करती है, बात पर भरोसा किया। 70 साल हो गए। मैं उस पर नहीं जाता कि राष्ट्रीयकरण बैंकों का क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, लेकिन भरोसा किया था। मोदी में फर्क क्या है? मोदी ने कोई नई बात नहीं कही। एक नक्शा बनाते लोग आर्किटेक्ट के रूप में लोग आए, कोई बिल्डर नहीं आया। जनता को लग रहा है कि ये आदमी सिर्फ बात ही नहीं करता है, जब से आया है 3 सालों में देखिए, मोदी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीयकरण अगर किया गया था तो राष्ट्र के लिए किया गया था, जनता के लिए। अगर राष्ट्रीयकरण के 70 साल के बाद भी 60% आबादी बैंक में नहीं है तो मोदी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि नक्शा ये बना था, मैं इस पर बिल्डिंग बनाना शुरू करता हूं। उन्होंने कहा चल भाई पहले सबसे तुम्हारा खाता खुलवाता हूं। देखिए, लोगों को लगा कि यह आदमी सिर्फ नारे नहीं देता, चीजों को क्वांटिफाई करके कर रहा है जमीन पर। एक चीज हुई। दूसरा, मोदी ने कहा कि लैंड बिल, अपने 3 साल में उन्होंने 2 पॉलिसी डिसीजन लिए। एक लैंड बिल पर सारे लोग इकट्ठे हो गए, ऐसा हुआ, ऐसा हंगामा मचा कि जैसे मोदी वो खुद जमीन उनके पास नहीं है, लगता है अपने नाम जमीन करने जा रहे हैं, पूंजीपतियों को दे देंगे। मोदी ने यह महसूस किया कि ये हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए ठीक से, मोदी ने पीछे कदम हटा लिया। दूसरा पॉलिसी डिसीजन उन्होंने लिया, कहा नोटबंदी। लेकिन इस पर वो उसी तरह से अड़े रहे जैसे 2008 में मनमोहन सिंह ने कहा था न्यूक्लियर डील होगी, मेरी कुर्सी जाए तो जाए। मोदी जी अड़े रहे, पूरा देश, एक नीतीश कुमार को छोड़ करके सारे मुख्यमंत्री और ये वो सब इकट्ठे हो गए। नतीजा क्या हुआ? जनता को पहली बार ये लगा कि यह आदमी सिर्फ सन 71 की तरह या जेपी के 74 की तरह सिर्फ नारे नहीं लगाता, उन्होंने भी नारा लगा संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन, जाति तोड़ो, दाम बांधो, सब कुछ खत्म करो। नतीजा क्या हुआ कि जो लोग उसमें थे वे लोग आज जातियों के आधार पर ही सत्ता में हैं, बल्कि उन्होंने जातियों को समृद्ध किया। तो लोगों को यह भरोसा हो रहा है। देखिए, बस 2 लाइन का खत्म करो। विनोबा भावे ने कहा है कि कोई किसी के भरोसे न जिए, यह स्वावलंबन है, लेकिन कोई किसी का भरोसा न करे, यह असंभव है। लीडरशिप वो है जो भरोसा करने लायक है, और आज की जब पढ़ी लिखी पीढ़ी भरोसा कर रही है, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, जो सीरिया और सिलिकॉन वैली के बारे में बेसिक जानकारी गांव का वो बच्चा भी, वो पंचर बनाने वाला के बेटा भी जानता है, भले आप उसको सपने देखने से नहीं रोक सकते। तो यही तो उनको ये लगता है, बस इतना ही है कि मोदी जी ने जो शुरुआत की, और मोदी जी का वही है कि मैं कोई नया नारा नहीं दे रहा हूं। गांधी ने कहा था अनटू दिस लास्ट मैन, उस गरीब को जो 70 सालों में पिछड़ा है, उसको मैं भरोसा दे रहा हूं कि मैं तेरे लिए हूं और मेरी बात पे यकीन करो, और मैं नारे नहीं लगाऊंगा, मैं काम करता हुआ दिखाई पड़ूंगा। और ये जो चुनाव हुआ है 2017 का और 14 का, जो लोग 2014 में जातीयता, धार्मिकता और क्षेत्रीयता सब कुछ छोड़ करके गए थे, वो लौटे नहीं थे। गलतफहमी जिनको थी वो लौट आए हैं। वो 43% गए थे, वो आज तमाम जातियों की दीवारों को तोड़ते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मौजूदा केंद्र सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो कदम रहे हैं, चाहे वो विमुद्रीकरण का कदम रहा हो, जनधन योजनाओं का कदम रहा हो, इन तमाम कदमों के साथ अपने आप को जोड़ा है, क्योंकि उनको लगता है कि आज की तारीख में जो नेतृत्व है वो शायद उस गरीब तबके और कुछ करने के संकल्प के साथ इन नीतियों को बना रहा है, जिन्हें वो जमीन पर उतार रहा है। बात करेंगे इन्हीं नीतियों के बारे में अपने युवाओं से भी, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहां गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी,
जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। जैसे सूट टाइप, यू नो, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्चे को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। हर सरकारी अस्पताल के ICDC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूं, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहां हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हैं? चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया का सपना, और उस सपने को लेकर हमने अपने विशेषज्ञों से भी बात की। वो किस तरह से सोचते हैं कि रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती तो है, लेकिन जिस तरह से पिछले 3 साल में योजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया है, वो ये साबित करता है कि शनय शनय सरकार कदम आगे बढ़ा रही है युवाओं के लिए। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे कि जब न्यू इंडिया की बात होती है तो वो खुद को कहाँ पाते हैं, उन्हें क्या लगता है कि उनके लिए क्या किए जाने की जरूरत है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है जब आप न्यू इंडिया की बात सुन रही हैं लगातार, उस न्यू इंडिया में युवा अपने आप को कहां देखता है?
मुझे लगता है विमेन एम्पावरमेंट इज अ वेरी बिग इशू और ये होता है हम सबके दिमाग से. It's all here in our mind. I think it's high time for us to change our perception regarding women and then see what will be the progressive role of women in the society. आपको लगता है कि युवाओं के लिए जब रोजगार की बात होती है तो अभी तक की जो योजनाएं रही हैं उसका किस तरह का असर देखते हैं? आजकल जो देखा जा रहा है, इस मुद्दे पे काफी बात हो रही है कि रिजर्वेशन, उसमें जब न्यू इंडिया की बात आती है तो फिर इसमें बाइफर्केशन क्यों आती है? हमको इसके दो बेहद, एक तो ये है कि जहां तक मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जो न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं उनका बात इस पे ज्यादा फोकस है कि जो एंटरप्राइज, लोगों के अंदर उद्यमी जो बनाने की, उस चीज को ज्यादा बढ़ाया जाए जिससे कि इस मुद्दे पर कि इसकी जो रेलेवेंस है थोड़ा कम हो सके. लेकिन दूसरी बात हमको ये भी साथ में ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारे यहाँ ये हकीकत है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने काफी समय से जो हैं वो ऑप्रेस रहे हैं, उनको अवसर नहीं दिए गए. अच्छा, वो पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद जब वो इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं कि उनको किसी वजह से उनको मौका नहीं दिया जाता. आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार रहा हूं. कितने वो लोग जो पिछड़ी जाति के हैं या पिछड़े वर्ग के, कितने अच्छे जो जाने माने पत्रकार हैं, उनमें कितने उम्र के लोग हैं, मुझे नाम गिना दीजिए आप. कितने जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, कितने उनके अंदर नाम है. ये देखिए कुछ बात है. तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग वास्तव में कहीं कुचले हैं या ऑप्रेस्ड हैं, तो अगर उनको हम थोड़ा सा प्रोत्साहन की आवश्यकता है, आप उसको जिस नाम से भी बोलना चाहे, तो हमको वो उसको देना चाहिए, कम से कम जब तक कि वो जो है वो मुख्य धारा जो है वो मुख्य धारा में शामिल ना हो पाए. हाँ मधु जी बताइए. देखिए, मैं सोचती हूँ कि ये जो पिछड़े को सिर्फ जाति से जोड़ना उपयुक्त आज के दिन में इसलिए नहीं है क्योंकि जो कोई दूर दराज गांव में रहता है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो किसी जाति का है, उच्च नीच खत्म हो जाती है अगर आपका गांव का स्कूल न है या वहां पे ढंग की स्वास्थ्य सेवा नहीं है. तो अगर आप हर गांव में वर्ल्ड क्लास स्कूल और शिक्षा प्रोवाइड कर दीजिए. थाईलैंड को देखिए, किस किस्म का हेल्थ रेवोल्यूशन है. अमेरिका को भी देख के शर्म आएगी जिस किस्म का थाईलैंड ने हेल्थ और एजुकेशन पे एफर्ट्स दिया है. वो ब्रिज करेगा डिवाइड. रिजर्वेशन अपने आप में पर्याप्त नहीं है. आप जितना मर्जी कर लीजिए, एक छोटा सा तबका है एक कास्ट का जिसको कुछ फायदा होगा, बाकी बेचारे फिर वहीं के वहीं, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या तथाकथित. इसीलिए शायद उस लंबी परंपरा को तोड़ने की जरूरत है कि जब आप सब्सिडी की बात करते हैं और आप कुछ मुफ्त में देने की बात करते हैं, लेकिन आप अवसर प्रदान करने की बात नहीं करती कि योजनाओं पर से उन लोगों की निर्भरता हटे. सुधारिए अपनी इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नेंस को, स्कूल की मैनेजमेंट को, टीचर्स की ट्रेनिंग को, ये सुधारिए. रामकृपाल जी, प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए और स्वास्थ्य होनी चाहिए न्यू इंडिया के लिए. देखिए, जाहिर सी बात है, मोदी जी जो कहते हैं कि एक नया भारत, तो सीधी बात है कि वो आपको एड्रेस कर रहे होते हैं. एक बात तो आप मानेंगे, कोई मोदी जी को भी अभी प्रधानमंत्री बने 3 साल हुआ है. 3 साल के अंदर अगर वो ये बात कहते हैं कि 65% आदमी 30 साल का है, तो पहली बात तो यह है कि आज के उस युवा को कम से कम उसके दर्द क्या है इसके लिए जरूरी है कि उस युवा से संवाद, ऐसा लगे कि ये लीडर जो है ये हमारी भाषा समझता है, हमारे विचार समझता है, हमारी तकलीफें समझता है. और जब मोदी जी ये 65% कहते हैं, देखा होगा उसके बाद उन्होंने महिलाओं का भी नाम लिया, ये 65% वो हैं जो 130 को कवर करते हैं. एक युवा है तो उसकी माँ भी होगी, उसका पिता भी होगा, और यूथ जो है वो पूरे घर के न्यूक्लियस होता है. पिता की भी चिंता ये होती है कि मेरे बेटे को रोजगार मिले, कोई अच्छा काम करे. तो ये जो युवा शक्ति का नाम लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई सेग्रीगेट करते हैं कि बूढ़े अलग हो गए, नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये परिवार का वो है जिसकी सारी चिंताएं माँ बाप की होती हैं उस यूथ को लेकर के. वो आपको आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना चाहते हैं कि हमारा यूथ ऐसा बने कि वो खुद उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमशीलता उभरे. और उस उद्यमशीलता के लिए जो भी मधु जी कह रही थी, जाहिर सी बात है, अब तो देखिए आज का जो 20 साल का लड़का है, 26 साल का लड़का है, उसको केजी में तो भर्ती नहीं कराया जा सकता. लेकिन बिल्कुल इनकी बात है कि प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन आप लोग एक जान लें, एजुकेशन स्टेट का सब्जेक्ट है. और सबको ये बात समझनी चाहिए कि शिक्षा राज्य का सब्जेक्ट है. केंद्र सरकार एक तरह से
डायरेक्टिव दे सकती है, पैसे दे सकती है। में तो मधुकेश्वर जी आप पे भी आ रही हो, एक बार इन युवाओं से एक बार सवाल ले लें। I have done my post graduation and I have a degree and I come in the market and said that I want employment, and my father says that if you have a degree you can get employment easily, but our society says that you cannot get employment easily. You have to at last join your own entrepreneurship or do a business with someone else. हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा संविधान है, उसके अंदर स्ट्रक्चर है, तमाम चीजें, हेल्थ और एजुकेशन राज्यों का विषय भी होता है। अच्छा, दूसरी बात हमको ये भी, हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, हम जापान या अमेरिका नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के मुकाबले बहुत छोटी, आज भी हमारी अर्थव्यवस्था 2.3 ट्रिलियन की है सिर्फ। मैम मेरा क्वेश्चन मैम से है कि जैसे आपने बोला कि हम लोग खुद ही अपनी नदियों को प्रवाहित कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि कुछ भी भगवान जी से रिलेटेड कुछ भी होता है तो दे आर की जमुना जी में प्रवाहित करना है या फिर गंगा जी में, तो गंगा जी तो हरिद्वार कौन जाएगा, तो हम लोग जमुना जी में प्रवाहित करते हैं और इनडायरेक्टली हम लोग खुद ही पॉल्यूट कर रहे हैं। मैं अपनी भी बात करूं तो इस चीज का क्या सिस्टम होना चाहिए? देखिए, प्रवाहित जहां तक की बात है तो वो मान लीजिए गणेश चतुर्थी पे आप गणेश जी के आइडल्स या दुर्गा जी की मूर्ति को करते हैं, किसी ने नहीं कहा कि घर के मल मूत्र को या इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट को आप अपनी सेक्रेड नदियों में प्रवाहित लगातार इसी वो हो रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। जब आप स्वच्छ भारत की बात करेंगे तो उसमें ये तमाम चीजें आएंगी, और पानी स्वच्छ नहीं मिलेगा कोई तो देश स्वास्थ्य से बाहर से का कोई आदमी आके नहीं साफ करेगा, इसको हम और आप ही मिलके साफ करेंगे। मैं चाहूंगी इधर से आप में से आप लोगों के कुछ सवाल हो तो आप पूछें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन हम कह रहे हैं, लेकिन उसमें कि हमारे पास डस्टबिन नहीं है, हम कचरा एक जगह पटकना चाहते हैं लेकिन डस्टबिन नहीं है, हमारे पास प्रॉपर जगह नहीं है पटकने के लिए, तो एक हमारे पास जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम अपना कचरा जो भी चीज है, और उसके बाद गार्बेज पिकिंग और रिसाइकलिंग के सिस्टम नहीं है। पटक भी दिया, उसके बाद किसी ने उठाना है, किसी ने रिसाइकल करना है, वो भी सिस्टम्स हमारी म्युनिसिपैलिटीज अभी आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जितना मर्जी हम स्लोगन लिखते हैं स्वच्छ भारत का, जब तक हमारे म्युनिसिपैलिटीज ऑन बोर्ड नहीं आएंगे इसको ठीक करने के लिए, तब तक ये कागज पे ही रह जाएगा। और इंडिविजुअली हम अपना घर साफ रखते हैं, वो हम रखेंगे, लेकिन अगर आप शहर को साफ देखना चाहते हैं तो म्युनिसिपैलिटीज को अपने दायित्व निभाना पड़ेगा। हम जैसे न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, हम योजना को अगर ध्यान में रखें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर एक पार्टी सत्ता में आती है, अगर वो कोई पॉलिसी मतलब कहाँ लॉन्च करती है, तो दूसरी पार्टी अगर उन्हें सपोर्ट करे तो भी एक मेन महत्व होगा कि हमारी न्यू इंडिया बनेगी। नहीं तो एक ही पार्टी के काम करने से और दूसरों के अपोज करने से हमारा न्यू इंडिया नहीं हो सकता। बहुत सही। रामकृपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी इस पे जो इस लड़की ने कहा है, जब केंद्र की सरकार, आपने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे राज्य के मुद्दे हैं, जब केंद्र की सरकार अपनी इच्छा शक्ति इन तमाम मसलों पर दिखाती है, कि आपको लगता है कि एक सामंजस्य स्थापित करने में, एक नया उदाहरण पेश करने में, तो मैंने वही कहा। देखिए, पहली बात तो यह है कि आज इस देश में सफाई एक मतलब केंद्रीय विषय बना हुआ। आप सोचिए, यही एक पहल बहुत बड़ी है कि हम लोग आज, वरना कोई बात नहीं करता था, कम से कम आज एक जो यूथ है, मैं बता रहा हूं, आप देखिए लगातार होली में और दिवाली में पटाखे कम होते जा रहे हैं। होली में आप देखिए, इसी बार का समाप्त रिपोर्ट आई है कि उस तरह का कलर जो बहुत ज्यादा होता था अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है किसी समाज को हमेशा जगाने के लिए एक आप बड़ी लकीर, एक सोशल, आप उसे कहिए सोशियो पॉलिटिकल नैरेटिव्स। आज मोदी जी कह सकते थे कि सफाई वफाई क्या होती है, झाड़ू की बात कोई जरूरी था प्रधानमंत्री करे, लेकिन नहीं, जैसे गांधी जी कहते थे। गांधी जी की क्या था थ्योरी, STS। वो कहते थे चलो लाठियां खाओ। गुरुद्वारा रिफॉर्म के समय लोग ऐसे खड़े होते थे और उनको जो है पुलिस वाले लाठियों से पीटते थे। गांधी जी ने कहा हाथ मत उठाना, ऐसे रहते थे, लहू लुहान होकर गिर जाते थे। और उसके बाद गांधी जी ने कहा कि आंदोलन समाप्त। तो कहते थे कि ये बूढ़ा क्या कर रहा है, हम खून से लथपथ हो गए, अब कर आंदोलन समाप्त। कहते थे नहीं, अब चलो हम कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, नालियां साफ करेंगे। गांधी से पूछा गया कि ये क्या है, गांधी ने कहा कि देखो, हम लगातार अगर लड़ते ही रहेंगे, हम ये जो इतनी तकलीफ उठा रहे हैं किस लिए, ये एहसास भी होना चाहिए
और हम एक इस दौरान में जब हम कुछ नहीं करते हैं तो एक नई एनर्जी हमारे अंदर आती है। हम नालियां साफ करेंगे, गरीबों की सेवा करते हैं, इनको लगता है कि एक बेहतर समाज के लिए हम जो कर रहे हैं वो हमारा किसी से वो चमड़ी की दुश्मनी नहीं है, हम एक बेहतर समाज के लिए कर रहे हैं। तो उनका था कि संघर्ष विराम संघर्ष। आज का जो यूथ है, मैं छोटी बात बता रहा हूं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जब ठीक होंगे तो होंगे, लेकिन मैं बताऊं इसी दिल्ली मैंने देखा है कि अब लोग घरों से निकलते हैं, एक पॉलिथीन रख लेते हैं गाड़ी में अपनी। पहले जो हमारा ये था कि ऐसे करके नीचे शीशे से फेंक दिया, लोग पॉलिथीन ले जाते हैं, पॉलिथीन में रख करके शाम को लौटते हैं, वो पॉलिथीन अपने डस्टबिन में डाल देते हैं। यही मैं देख रहा हूं स्कूलों में जो तमाम बच्चे ये जो चेंज हो रहा है, मेरा कहना यह है कि दुष्यंत कुमार की एक लाइन है कि फलक में सुराख कैसे हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप अपने लेवल पर कह दो कि मैं कहीं कचरा नहीं फेंकूंगा, एक परिवार में बात शुरू हो, एक रिवॉल्यूशन है। और मोदी यही चाहते हैं, मोदी कहते हैं सरकार की तरफ मत देखो, जिस तरह से स्वच्छ शुरुआत भारत अपने आप से करो। स्कूल से लेकर अपने घर तक लेके आए हैं और एक जागरूकता लोगों में आई है कि गंदगी नहीं फैलानी है, उसी तरह से तमाम और योजनाओं को लेकर भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के आगे बात करेंगे न्यू इंडिया की जो चुनौतियां हमारे यहाँ जो मौजूद युवाओं ने गिनाई है, उनका किस तरह से निराकरण, उनका किस तरह से जवाब ढूंढेगी ये सरकार। घर की सुरक्षा का तो पूरा ख्याल है आपको, पर आपकी दृष्टि की चोरी हो रही है, उसका क्या? दृष्टि की चोरी मतलब? ग्लूकोमा यानी काला मोतिया से धीरे धीरे दृष्टि की चोरी होती रहती है। इसके मुख्य लक्षण हैं सर दर्द, आंख में दर्द, रोशनी के बल्ब के चारों ओर रंगीन गोले दिखना एवं चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदल जाना। यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है तो अब काला मोतिया से सतर्क रहें। याद रखें, नियमित जांच और उपचार से ग्लूकोमा द्वारा होने वाली दृष्टि विहीनता को रोका जा सकता है। लक्षण दिखने पर जांच जरूरी, तभी रुकेगी दृष्टि की चोरी। पूरी जांच व मुफ्त इलाज के लिए निकट के सरकारी अस्पताल में पहुंचे। क्या बाइक लिया शर्मा ने, एकदम बढ़िया। शर्मा जी के घर में टॉयलेट है पर आदत नहीं है। तरक्की की निशानी सिर्फ बाइक नहीं है जानी, शौच के लिए हमेशा शौचालय में जाएं, खुले में नहीं। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। घर की सुरक्षा का तो पूरा ख्याल है आपको, पर आपकी दृष्टि की चोरी हो रही है, उसका क्या? दृष्टि की चोरी मतलब? ग्लूकोमा यानी काला मोतिया से धीरे धीरे दृष्टि की चोरी होती रहती है। इसके मुख्य लक्षण हैं सर दर्द, आंख में दर्द, रोशनी के बल्ब के चारों ओर रंगीन गोले दिखना एवं चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदल जाना। यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है तो अब काला मोतिया से सतर्क रहें। याद रखें, नियमित जांच और उपचार से ग्लूकोमा द्वारा होने वाली दृष्टि विहीनता को रोका जा सकता है। लक्षण दिखने पर जांच जरूरी, तभी रुकेगी दृष्टि की चोरी। पूरी जांच व मुफ्त इलाज के लिए निकट के सरकारी अस्पताल में पहुंचे। पेश है नए युग का नया महिंद्रा यूवो। इसका पावरफुल इंजन करे ऐसी जमीन पे भी ज्यादा काम जो पहले कभी नहीं हुआ। 15 गियर यानी अब हर काम होगा जल्दी। आधुनिक हाइड्रोलिक्स यानी हर बार 100% सटीक काम। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। थाली है ताली है, कभी गीत कभी कव्वाली है। कॉलेज मेस की टेबल पर हर बात मुद्दे वाली है। हर कपल का कॉलेज मेस ही तो ठिकाना है। खाना तो बहाना है, हर जोड़ी का अफसाना है। ये देखिए, प्यार की बातें करते करते चावल दाल पहुंच जाता पेट में, केला सेब संतरा ये भी निकल आता प्लेट में। इनके छिलकों में भी तो छुपा है ढेर सारा प्यार। इन्हें कैसे हम वेस्ट जाने दे मेरे यार।
तो चलिए लगाएं मशीन, बनाएं कंपोस्ट बेमिसाल। फिर देखिए कमाल भाइयों, देखिए कमाल। तो आप भी अपने कॉलेज में कंपोस्ट मशीन लाइए और ये जो फल सब्जियों के छिलके हैं इनको उसमें डालकर कंपोस्ट बनाइए। इससे कंपोस्ट तो मिलेगा ही आपको, कॉलेज की गंदगी भी साफ हो जाएगी। तो आज ही कंपोस्ट मशीन खरीदिए और भारत को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दीजिए। कंपोस्ट बनाओ, कंपोस्ट अपनाओ। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अपनी बिटिया के लिए एक अनुपम बचत योजना अपनाइए। बिटिया के नाम सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाइए। न्यूनतम 1000 रुपए से खाता खोलकर आप उसमें सालाना 1000 से 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। बालिका की पढ़ाई और विवाह के लिए जमा राशि निकलवा सकते हैं। आपकी बिटिया है सबसे प्यारी, इसके लिए है आपकी जिम्मेदारी। खोलिए बिटिया के लिए सुकन्या समृद्धि खाता। खुशहाली और समृद्धि से मजबूत नाता। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं। और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। न्यू इंडिया के लिए हमारे युवाओं ने कई सारे सवाल उठाए। उनका कहना है कि अवसर प्रदान करना रोजगार के अभी भी बड़ी चुनौती है, लेकिन एक उम्मीद भी है। हम अंत में जानना चाहेंगे अपने विशेषज्ञों से कि क्या लगता है उन्हें, जिस तरह के सवाल इन लोगों ने उठाए हैं, कितना आसान और कितना मुश्किल न्यू इंडिया का ये सपना लगता है जब टारगेट 2022 का है। रामकृपाल जी, आपसे शुरू करूंगी। क्या आपको लगता है कितनी बड़ी ये चुनौती भी दिखती है? देखिए, चुनौती तो होती ही है। एक बात समझ लीजिए कि बदलाव करने वाला जो भी आगे निकलता है वो चुनौतियां ही उसके सामने होती हैं, और वो चुनौतियां उसके लिए साधन भी हैं, और वो जानता है कि एक तरह से चुनौतियां लक्ष्य भी हो जाती हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे सपनों का हिंदुस्तान हो कभी होने वाला नहीं, क्योंकि हमेशा प्रगति की राह रहती है। क्रांतिकारी हमेशा सपनों में जीता। मैं कुछ लोग कहेंगे कि तो क्रांतिकारी बोलने लगे, लेकिन ये है परिवर्तनकारी सपनों में जीता है। तो अगर हम ये माने कि आजादी के बाद का एक नया भारत है जिसका संकल्प लिया गया था, और अब एक नया भारत, आप देखिए क्या अंतर। कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो 22 कहा है वो यूपी के इलेक्शन को लेकर कह रहे हैं, वो तो 19 में चले जाएंगे। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बनने से शपथ ली थी, उन्होंने तभी कहा था कि 22 में 75 साल हमारी आजादी के होंगे। मैं चाहता हूं नहीं भारत बनाने की भी कोई बेघर न रहे। एक सपना देखा, तब उन्होंने ये नहीं सोचते थे कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। सवाल इस बात का है कि इस मुल्क के लिए एक बड़े सपने देखते हैं। आज मोदी सीईओ हैं, कल कोई और सीईओ होगा, होने दीजिए। लेकिन आप जो बड़ी लकीर खींच के जाएंगे, आने वाली सत्ता भी मजबूर होगी उस राह पे चलने के लिए। आप यूं समझिए, गांधी किसी को कोई पैसा नहीं देते थे। क्या मिलता था उस आदमी को? लोग भूखों उस आदमी पीछे चलते थे। भरोसा, जो मैंने पहले कहा था, एक रोड इस आदमी पर भरोसा है मौजूदा सरकार, जिस पर आने वाली सरकारों को चलना होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो कुछ समय में पूरा हो जाएगा। ये निरंतर चलने वाले भी टारगेट है। नहीं, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटी शुरू हुई है वो है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग में इतना नेगेटिव हो गया था, जॉब्स लॉस हो गए थे। हम सिर्फ सर्विस और एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे। एग्रीकल्चर की आज सिर्फ 14% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो हमारे गांव के लोग तो शहरों में आएंगे ही। हमें उसके लिए जैसे 100 स्मार्ट सिटीज, हमें 100 से नहीं बल्कि इसको और बढ़ाया जाएगा, और ये कम से कम 5000 ग्रोथ सेंटर्स बनेंगे कंट्री में, जिसमें हम सारी सुविधाएं दे पाएंगे। और क्योंकि ये नए बनेंगे तो वो स्पेकुलेशन से भी दूर होंगे, और वो अफोर्डेबल भी होंगे और एनवायरमेंटली भी सस्टेनेबल होंगे, और उसी में जॉब्स क्रिएट होंगे। तभी लोगों की अफोर्डेबिलिटी बनेगी, तभी वो घर ले पाएंगे। फ्री घर गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी, अफोर्डेबिलिटी ऊपर जाएगी, कॉस्ट कम आएगी, तभी ये दूसरा रेंटल हाउसिंग पर हमें जोर देना पड़ेगा, क्योंकि आज भी 80% लोग घर नहीं खरीद सकते। तो हमें रेंटल हाउसिंग को प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे कि हर आदमी को घर मिल सके। मधुकिश्वर, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन उन समस्याओं को पार करते हुए जो टारगेट है उनको पाने की तरफ वो कौन से कदम? तो विश्वास, भरोसा और प्यार लोगों ने मोदी जी पर उड़ेला है। अब उनका पे बैक टाइम है। अब हम हिसाब मांगने के
हकदार बन गए हैं, क्योंकि विश्वास बढ़ा है, कम नहीं हुआ। इस बात तो को उन्होंने अपने इसका मतलब उद्बोधन में माना हाँ, भी। इसका मतलब अभी वक्त है डिलीवरी का, गवर्नेंस रिफॉर्म का। ब्यूरोक्रेसी को आप टाइटन अप कीजिए, अकाउंटेबल जवाबदेह बनाइए, पुलिस को जवाबदेह बनाइए, अपनी कोर्ट्स में न्याय पालिका तुरंत दीजिए। ये नहीं समझ जाएंगे जो बात आपने भी कही। अगर ये नहीं करेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसीलिए कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में उसने कहा था कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे भी उन्हीं सरकारी स्कूलों में जाए जिसमें तमाम गांव के लोगों के बच्चे जाते हैं। तो इस तरह के बड़े कदमों की अब जरूरत आ गई है। ऋतु, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर सरकार और सरकार के मुखिया और मंत्री और ब्यूरोक्रेट तो जाने लगे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, और बड़े बड़े पत्रकार भी जाते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। आप कहीं दूर मत जाइए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ सिर दर्द पेट दर्द की दवाई मिल जाएगी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री को अगर जाना होगा बंगलोर जाते हैं और धर्मशाला जाते हैं इलाज के लिए, लाखों का खर्च करके आएंगे। ये बात समझनी बहुत आवश्यक है कि सिस्टम अगर आप बनाएंगे तो वो सड़क पर चलते हुए आदमी के लिए भी काम आएगा, हमारे लिए भी काम आएगा। अब वो सिस्टम अगर बनाने की प्रक्रिया चाहे मोदी साहब करें, चाहे उनका मंत्रिमंडल करे, कैसे करवाएंगे वो जिम्मेदारी उनकी है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है। इसलिए मैं रामकृपाल जी की बात से सहमत नहीं हूं कि खाली हमारे इस बात से कि मैं अपने पॉलीथीन में कूड़ा रख लूंगा और शहर साफ हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, ये हमको गांव और शहर का जो डिस्टिंक्शन है, आज जितने गरीब गांव में है उतने शहर में भी हैं, तो हमको एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी जो हेल्थ केयर की है उसको अगर सुधारना है तो सम फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस विल हैव टू वर्क। कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं पूछ लीजिए, हाथ उठवा लीजिए कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। जब तक हर व्यक्ति, हर नागरिक इस देश का अपनी हेल्थ के लिए पे नहीं करेगा, आप हेल्थ को सबके पास नहीं ले जाएंगे। ये इसमें जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में इन्होंने 1% बढ़ाया है, ये बहुत स्वागत योग्य बात है। और ये मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से 5% होना चाहिए, 6% होना चाहिए। अगर हम देखें कि अगर आप अफोर्डेबल और रीजनेबल हेल्थ केयर, मैं 5 स्टार हेल्थ केयर की भी नहीं बात कर रहा, रीजनेबल हेल्थ केयर टू दोज हु नीड इट, उनके लिए अगर हम बात करते हैं, आज आप देखिए 400 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं भारत में। अगर आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चले जाइए, बिस्तर खाली पड़े हैं, मरीज नहीं है उनके ऊपर, और हमारे अस्पतालों में एक के ऊपर एक मरीज आ रहा है, हम भर्ती नहीं कर पाते, फिर वो अखबार में निकलता है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के इसको खत्म करने की जरूरत है। नरेंद्र तनेजा जी, आखिरी कमेंट आपसे। ऋतु, मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज ये है कि ये जो हमारे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, जिस तरीके जो प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं न्यू इंडिया की, और इनके सपनों में जो भारत है उसको ये ही इंप्लीमेंट करेंगे। आपने ये देखा कि हम 5 लोग यहाँ पे आए, एक सर्टेन उम्र का पड़ाव हम पार कर चुके हैं। माफ कीजिएगा, हमने यहाँ पे सिनिसिज्म फैलाया है, हम इनसे कनेक्ट नहीं कर पाए। हम यहाँ पे इनके सपने क्या ये भी इतने पेसिमिस्टिक है? नहीं है। जिस तरह का भारत ये बनाना चाहते यही बनाएंगे, आइडियाज इनके होंगे, सपने इनके होंगे, हम लोग अपना तजुर्बा देंगे और भारत को बदलेंगे। देखिए, सबसे मैं कोई नेता वाली बात नहीं कर रहा, सबसे गरीब वो कौम होती है जो सपने देखना भूल जाती है, और सबसे गरीब वो होता है जो हर चीज को लेकर के हम ये कहें कमियां हैं, हमारी मां में भी है, हमारे परिवार में भी है, हमारे देश में भी है, क्या करें हम? काम करना बंद कर दें? तो प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं उनके साथ हमको वो भी लें, हम अपने सपने भी देखें। कुल मिला के जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाहिए, एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए, मेडिकल सेक्टर में रिफॉर्म चाहिए, बिल्कुल चाहिए। विकेंद्रीकरण भी चाहिए, जिससे कि पंचायत लेवल पे लोग अपने खुद फैसले लें, दिल्ली की तरफ ना देखना पड़े हर चीज के लिए उनको, और प्रधानमंत्री को सफाई का आंदोलन ना चलाना पड़े। विकेंद्रीकरण हमको चाहिए और तब हम ज्यादा सफल होंगे। लेकिन सबसे जरूरी ऋतु बात यह है, नेवर टॉक इंडिया डाउन। आप जब ये करते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, सारी बीमारियां, तो मुझे लगता है अपने देश के साथ, अपने भविष्य के साथ बिल्कुल तनेजा जी, और उसी अच्छा, दूसरा मिश्रा जी ने एक बात कही। मिश्रा जी, मैंने ये नहीं कहा था कि आप झोला में रखिए इसी से साफ हो जाएगा। नागरिक होने के नाते, जैसा आप कह रहे हैं ना कि ये फलाना का काम है, तो गांधी जी को ये कहना चाहिए था अंग्रेजों से कि भाई तुम सफाई कर दो, कोई आंदोलन में छोड़ रहा हूं आज के बाद। ऐसा नहीं, आप कृपया सुनिए, वो सरकार अपना काम करेगी। मैं एक बात कह रहा हूं,
हमारे ये मानना है कि प्लीज जिस प्लीज तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा टैक्स देते हैं इसी बात के आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मिशन की आप टैक्स शुरुआत देते हैं उन्होंने इसका खुद मतलब की। ये नहीं है कि जब आप उन्होंने गाड़ी खुद में से झाड़ू उठाया और उन्होंने बाहर कहा फेंक कि दें। इसकी अरे शुरुआत आप अपना काम शीर्ष करो। नेतृत्व को करने की जरूरत है और यही वजह था कि शीर्ष नेतृत्व के साथ देश लगातार आगे बढ़ा। मैं चाहूंगी कि हमारे तमाम विशेषज्ञ जो हमारे मेहमान थे उनके हो सकता है विचार एक दूसरे से कुछ मतभेद हो, लेकिन मूलतः बात यह है कि जब नेतृत्व में क्षमता हो और नेतृत्व में जब वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जनता को दिखाई दी है, एक बड़ा समर्थन जनता ने दिया है और अब बारी है इस सरकार की उन तमाम आकांक्षाओं को, उन उम्मीदों को पूरी करने की जिसको लेकर जनता ने एक बड़ा बहुमत इस सरकार को दिया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आने का और मेरे साथ जो मेरे इतने युवा जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।